वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। टॉपिक्स आपको अच्छे समझ आ रहे हैं। मैट्रिसेस हमारा क्लोज हो चुका है विद एग्जाम्पलर। अभी आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिटर्मिनेंट। देखते हैं डिटर्मिनेंट में हम क्या सीख सकते हैं, क्या कर सकते हैं और किस तरह से डिटर्मिनेंट हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बीच में क्या रिलेशन है, बहुत सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो बच्चा हमारा जो टॉपिक है आज का वो है डिटर्मिनेंट। क्या कहा? हमारा जो टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट। क्या कहा? हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट। अभी ठीक है, हाँ, डिटर्मिनेंट। ठीक है, काफ़ी कुछ सिलेबस से हटा दिया गया है, मगर फिर भी अभी कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल की जब क्लासेस स्टार्ट करेंगे आईआईटी की, तो फिर वहाँ से उनको कवर करने की कोशिश करना यूजफुल होगा आने वाले भविष्य के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो डिटर्मिनेंट क्या होता है इसको हमें समझना होगा बच्चा। मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको पता है, मैट्रिक्स इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरेज। मैट्रिक्स क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरेज है। जबकि डिटर्मिनेंट क्या है बच्चा? ये एक फिक्स्ड वैल्यू है। क्या है बच्चा? ये एक फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है, तो याद रखना डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन होती है कि डिटर्मिनेंट इज अ फिक्स्ड वैल्यू विच इज एसोसिएटेड। क्या कहा? एसोसिएटेड टू इट्स स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी बच्चा कंप्लीट डेफिनेशन क्या बन गई? कंप्लीट डेफिनेशन अगर मैं पूछूं व्हाट इज डिटर्मिनेंट, तो आप क्या बताएंगे? डिटर्मिनेंट इज अ फिक्स्ड वैल्यू व्हिच इज एसोसिएटेड टू इट्स स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहा? डिटर्मिनेंट इज अ फिक्स्ड वैल्यू व्हिच इज एसोसिएटेड टू इट्स स्क्वायर मैट्रिक्स। एक बार फिर से बताओ जरा, क्या कहा? डिटर्मिनेंट इज अ फिक्स्ड वैल्यू व्हिच इज एसोसिएटेड टू इट्स स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैट्रिक्स का कैसा होना कंपलसरी है? मैट्रिक्स का स्क्वायर होना कंपलसरी है, नंबर एक कंडीशन। नंबर दूसरी कंडीशन, डिटर्मिनेंट जो होगा वो किसी करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स से ही कोरिलेट करेगा, मतलब हर एक से नहीं। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया कि फिक्स्ड वैल्यू एसोसिएटेड टू इट्स स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या मेरी बात समझ पाए? आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ही यहाँ पर समझाना चाहते हैं। लेट अस कंसीडर एक मैट्रिक्स जो है वो कुछ इस तरह से एक्सप्रेस की गई है। गलत बात है, ए बी सी एफ जी एच। ठीक है, एफ जी एच। आप मुझे देखते होंगे मैं अक्सर जब भी ये बनाता हूं तो हमेशा यही वाला फॉर्मेट इस्तेमाल करता हूं। एक्चुअली ये जो यहाँ पर नंबर्स एलिमेंट्स लिखे जा रहे हैं ये ऑर्डिनरी एलिमेंट्स नहीं है। जब कंपटीशन की क्लासेस स्टार्ट होंगे तब फिर बताएंगे कि आखिरकार यही एलिमेंट्स क्यों बार बार लेते हैं। फिलहाल अभी आज की क्लास में समझने की कोशिश करते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या है। मैट्रिक्स के लिए आपको बताता है कि या तो इस तरह से सिंबल यूज होता है या फिर इस तरह से, दो में से कोई एक भी सिंबल यूज करते हैं हम लोग। डिटरमिनेंट के लिए बच्चे हम लोग क्या करते हैं? हमेशा टू वर्टिकल लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। टू वर्टिकल लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है एसोसिएटेड टू इट्स स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के देखो 3/3 का है, तो मतलब ये क्या है? स्क्वायर है। यहाँ पर ये बॉक्स हट जाएगा और इसकी जगह पर आपको देखने को मिलेगा ए बी सी एफ जी एच। क्या मेरी बात समझ पाए? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ए जो था अब उसके साथ में टू वर्टिकल लाइंस भी आ गई। यहाँ पर ब्रैकेट की जगह पर टू वर्टिकल लाइंस आ गई हैं। एग्जाम वाला प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, बच्चों को पता ही नहीं चलता है, वो मैट्रिसेस की जगह पर कहीं डिटर्मिनेंट का सिंबल बना देते हैं, डिटर्मिनेंट की जगह पर मैट्रिक्स का सिंबल बना देते हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों में एक सबसे बड़ा डिफरेंस आप इसी जगह समझ सकते हैं कि जब मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स के लिए मैंने आपसे कहा था कि मैट्रिक्स इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरेज। क्या कहा? मैट्रिक्स इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरेज। यहां से देखो आपको पता चल रहा है, यहां से आपको बिल्कुल क्लियर कर पता चल रहा है कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, जबकि ये क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है। अब रिप्रेजेंटेशन हल नहीं हो सकता है, इसलिए मैं बार बार बोला था कि मैट्रिक्स को हल नहीं किया जा सकता है। मैट्रिक्स को हम कंपेयर करा सकते हैं मगर कभी भी हल नहीं कर सकते हैं, मीन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जबकि डिटर्मिनेंट की हम बात करते हैं तो उसकी डेफिनेशन में ही इन्वॉल्व है कि वो एक फिक्स्ड वैल्यू है। अब फिक्स्ड वैल्यू है मतलब उसको हल किया जा सकता है। क्या कहा? फिक्स्ड वैल्यू है मतलब उसको हल किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हल किया जा सकता है तो हल करने का प्रोसेस क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है। देखते हैं कि बच्चा हल करने का प्रोसेस क्या होगा। देखो बच्चा, अगर एक डिटर्मिनेंट हमने अडॉप्ट किया हुआ है ए बी सी डी। क्या कहा? ए बी सी डी। तो याद रखना इसको सॉल्व करने का तरीका होगा ए डी माइनस बी सी। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे और बीच में माइनस साइन अपने मन से लगाओगे। क्या कहा? पहले एडी को प्रेफरेंस दोगे, फिर किसको प्रेफरेंस देना है? बीसी को। जो ग्रीन कलर वाला है वो फर्स्ट ग्रीन सिग्नल आप जानते हैं, आगे बढ़िए, फिर उसके बाद में ब्लू यानी बीसी, बीच में माइनस साइन अपने मन से। ये 2/2 को सॉल्व करने का तरीका होगा। ये क्या है बच्चा? ये सॉल्व करने का प्रोसेस है किसका? 2/2 का। चलिए बच्चा आगे समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। सवाल ये उठता है कि 2/2 का तो सर आपने बता दिया, 3/3 का कैसे होगा और 1/1 का कैसे होगा? 1/1 की अगर एक मैट्रिक्स की हम बात करें तो 1/1 मतलब एक ही एलिमेंट उसके अंदर है। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हुए 1/3 और 3/1 की मैट्रिक्स का प्रोडक्ट के थ्रू। ये 1/1 का है, अगर इसके करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट की बात करेंगे तो बच्चा यही हो जाएगा।
कुल मिलाकर के जो नंबर है वही उसके वैल्यू होगी, यानी ये डिटर्मिनेंट ऑफ 1/1 का डिटर्मिनेंट। 2/2 का बता दिया। अब सवाल ये उठता है कि 3/3 का किस तरह से एक्सपेंड होगा। चलिए 3/3 का एक्सपेंशन हम लोग समझ लेते हैं। देखो बच्चा, डिटर्मिनेंट को किसी भी तरह से एक्सपेंड किया जा सकता है। जो हम लोग सीख रहे हैं वो अलोंग R1 रो 1 के करस्पॉन्डिंग हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले जिस एलिमेंट को लेंगे उसका राइट लेफ्ट अप डाउन सब कैंसिल हो जाएगा। मतलब ए हमने लिया तो याद रखना ए का राइट लेफ्ट अप डाउन सब कैंसिल होगा। सर कम बात समझ आती है, थोड़ा और डिटेल में समझा दीजिए। चलिए डिटेल में समझ लीजिए। ABC FGH एक डिटर्मिनेंट ये आ गया। ABC FGH एक डिटर्मिनेंट ये आ गया। ABC FGH एक डिटर्मिनेंट ये आ गया। ठीक है भाई, अभी मैंने आपको क्या बताया कि जिस नंबर को लेंगे उसका राइट लेफ्ट अप डाउन सब कैंसिल हो जाएगा। जो बच गया है उसको यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया जाएगा। क्या बच गया है? BFFC। क्या कहा? BFFC। सेकेंड राउंड में अब देखो R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं तो R1 में से नेक्स्ट एलिमेंट होगा H। जिस नंबर को लेते हैं उसका राइट लेफ्ट अप डाउन सब कैंसिल हो जाता है। जो बच जाता है उसको लिख देते हैं। जो बच रहा है वो बच क्या रहा है, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। HF साथ में G और C। एक बार फिर से बच्चा, इसी रो में तीसरा एलिमेंट ये आएगा। जिस एलिमेंट को लेते हैं उसका राइट लेफ्ट अप डाउन सब कैंसिल हो जाता है। मतलब G यहाँ पर आ जाएगा और बच जाएगा HBGF। यहाँ से बच्चा सबसे फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, सेकंड वाला नेगेटिव होता है, थर्ड वाला फिर पॉजिटिव होता है। मन में एक सवाल आपके आ सकता है कि आखिरकार पॉजिटिव नेगेटिव क्यों? थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और हम लोग जब पहुंचेंगे कोफैक्टर तक तब इस सवाल का जवाब हमको आसानी से मिल जाएगा। फिलहाल एक बात को याद रखना, डिटर्मिनेंट के केस में ये मैट्रिक्स आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। सवाल ये है कि ये प्लस माइनस की टेबल बन किस तरह से रही है, तो जल्दी आपको इस सवाल का भी जवाब दिया जाएगा। मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए। फिलहाल अभी आज की क्लास में क्या है, 3/3 को एक्सपेंड करने का तरीका मैंने बता दिया। अब 3/3 कभी भी सीधे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। 3/3 हमेशा 2/2 में ट्रांसफर होगा। 2/2 को सॉल्व करने का तरीका यहाँ से बता चुके हैं। इस प्रोसेस को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो 3/3 ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 मुझे नहीं लगता कि कहीं कुछ समझने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप आसानी से इवैल्यूएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 एक बार डिस्कस करना चाह रहे हैं और मैं अपनी बुक से बता रहा हूं। एक्सरसाइज 4.1 पेज नंबर 118 NCERT टेक्स्ट बुक रन हो रही है। क्या कहा? NCERT टेक्स्ट बुक रन कराई जा रही है और मेरी बुक से पेज नंबर 118 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है x² माइनस x प्लस 1 देन x प्लस 1 आफ्टर देन x माइनस 1 एंड फाइनली x प्लस 1। ये देखिए 2 वर्टिकल लाइन से मतलब समझ गए कि ये कहाँ का केस है, डिटर्मिनेंट का केस है। अब इस केस में बच्चा हमको करना क्या है, हमको सिंपली इसे मल्टीप्लाई करा देना है। अभी अभी समझा था कि पहले इन दो का मल्टीप्लाई होगा, मीन्स x² माइनस x प्लस 1 फिर इन दो का मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो क्या ये सच में बहुत ज्यादा टफ है? क्या ये सच में बहुत ज्यादा टफ है? आइए बच्चा थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि अब आगे हम कितना इसे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, यहां से मुझे लगता है शायद ये देखो एक फॉर्मूला बच्चा बन रहा है, इसको हम जानते हैं x³ माइनस 1 है। जबकि यहां से देखो तो ये फॉर्मूला बन रहा है x² माइनस 1। कुल मिलाकर के x³ माइनस 1 माइनस x² प्लस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो x³ माइनस x² एंड फाइनली वी गेट आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई समस्या वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 3 एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग रुक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बात कही जा रही है, वो हमसे कुछ वेरीफाई करवाना चाह रहा है। 2a, चलो भाई मैट्रिक्स ए हम देख लेते हैं। क्या है? 1 2 1 2 4 2 1 2 4 2। क्या कहा? 1 2 4 2। क्या कहा? 1 2 4 2। चलिए बच्चा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से 2a का मतलब समझ रहे हैं क्या है? मतलब यार मैट्रिक्स के बाहर 2 है, 4 2। ये जब 2 अंदर जाता है तो ये 2 कन्वर्ट हो जाएगा 2 4 8 4। किसमें? 2 4 8 4। ये क्या है? 2a है। आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे बताएंगे। होमवर्क आपके लिए ये रहा। मैं जानना चाहता हूं ये कौन सी प्रॉपर्टी मैट्रिक्स में ये जो 2 अभी अंदर गया है, ये 2 अंदर गया, हर एलिमेंट से कोलैप्स किया है। आप मुझे बताएंगे इस प्रॉपर्टी का नाम। आपको सिंपली क्या बताना है? इस प्रॉपर्टी का नाम। मैट्रिक्स में ये प्रॉपर्टी किस नाम से जानी जाती है? आइए बच्चा समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये जो मैं क्वेश्चन पुटअप करता हूँ ये आपको पता होना चाहिए। पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि अभी देखो आर्यभट्ट नेशनल कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा था। लगातार लोग बोले थे सर इंटरव्यू में क्या होगा, किस तरह के क्वेश्चन वहाँ पूछे जाएंगे, क्या वहाँ क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। बच्चे सब बेसिक सी चीजें हैं, लोगों को पता होता है। जब मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ 4 फंडामेंटल ऑपरेशन, यार क्लास 6 से पढ़ना शुरू कर देते हैं, 4th क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन
अब उनको पता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन चारों पर काम करके आए हैं, लेकिन जब मैंने पूछा 4 फंडामेंटल ऑपरेशन तो डब्बा ही सब उबा के खड़े हो जाते हैं, पता ही नहीं है। तो जो चीज आप जानते हैं वो प्रॉपर चैनल पे मीन्स आपको पता होना चाहिए कि उसको किस तरह से हम कॉल करते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं बच्चा। यहाँ से कुल मिलाकर के ये कौन सी प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स के अंदर, आप इस प्रॉपर्टी का मुझे नाम बताएंगे। फिलहाल अभी मैंने क्या बताया कि यहाँ से 2 वर्टिकल लाइंस, देन 2 4 8 4, यहाँ से सिंप्लीफाई कर दिया, देन a 4 2 जा 8 4 32, सॉरी जैसे ही ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ से ये वर्टिकल लाइंस की जगह इस तरह से आ जाएगा। कुल मिलाकर के इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से हमको देखने को मिलता है माइनस का 24। ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। क्या कहा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। चलिए थोड़ा सा इसी सीरीज में और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a। क्या कहा बच्चा, 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ये रहा हमारा LHS। अब हमने ले लिया RHS। RHS में क्या है, 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a। 4 अपनी जगह पर रहेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू हमारे पास है 1 2 4 2। बच्चा थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 यार ये 2 माइनस 8 बना देता है, कुल मिलाकर के माइनस का 24 बना देता है, यानी ये किसकी वैल्यू आई है, ये होगा इक्वेशन 1, ये होगा इक्वेशन 2। क्या बता देते हैं, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या बताया, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड। प्रोसेस में हमको क्या देखने को मिलता है कि -24 इक्वल्स टू -24 है, इसलिए ये बन जाता है 2 डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a। क्या मेरी बात समझ पाए, क्या मेरी बात बेहतर तरह से समझ पाए? आइए थोड़ा सा इसी सीरीज में और आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से हमें क्या जानने और सीखने को मिल रहा है। बच्चे याद रखेंगे ये डिटर्मिनेंट पढ़ा जाता है, इसको मॉड नहीं पढ़ते हैं। वेरियस टीचर्स को और वेरियस स्टूडेंट्स को मैंने नोटिस किया है वो पढ़ते हैं मॉड ऑफ ए। बच्चा मॉड का काम क्या होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव करना। मगर अभी आपके सामने देखिए ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है, इसमें देखो वैल्यू क्या आ रही है, -24 आ रही है। अगर सच में ये मॉड होता तो यहाँ से -24 थोड़ा ही मिलता है, तो पॉजिटिव होना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। मॉडुलस और डिटर्मिनेंट दोनों ही वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, मगर वहां पर सेंस आपको पता होना चाहिए कि ये मॉडुलस है या फिर ये डिटर्मिनेंट है। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, यहाँ से मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो वो रिजल्ट वेरीफाई करवा रहे थे, ये तुमको बेसिकली ये बताना चाह रहे थे कि अगर के डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये बना देता है के डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मेरी बात समझ गए? यहाँ पर याद रखना जो ए है वो n बाई n ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। क्या मेरी बात समझे? ए जो है वो n बाई n ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। ये देखो k एक स्केलर क्वांटिटी है। k क्या है बच्चा? k एक स्केलर क्वांटिटी है। k को जरा क्लियर कर देते हैं। k है एक स्केलर क्वांटिटी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर स्केलर और मैं डिटर्मिनेंट के अंदर स्केलर और मैट्रिक्स दोनों एक साथ हैं, तो जब k बाहर आएगा तो सिंपली नहीं आएगा k की पावर n। ये पावर वही होगा जिस ऑर्डर का यहाँ पर मैट्रिक्स लिया गया होगा। अब n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो n आ जाएगा। यहाँ पर कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, इसलिए जब ये 2 बाहर आएगा तो इसकी पावर कितनी आएगी, 2 आएगी इस प्रोसेस से। तो 2 2 जा 4। देखो यही बात यहाँ से वेरीफाई करवाई जा रही है। ये जो 2 है जब ये बाहर आता है तो ये एक्चुअली 4 मीन्स 2 स्क्वायर में कन्वर्ट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद अब आप इस क्वेश्चन के मूल तथ्य को समझ चुके हैं कि आखिरकार ये हमसे प्रूफ क्या करवाना चाह रहे थे और क्या सिखाने की कोशिश कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके लिए होगा, आसानी से आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। हालांकि ये प्रॉपर्टी मैंने बता दी तो क्वेश्चन नंबर 4 में वही प्रॉपर्टी सिंप्लीफाई करवा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 4 पार्ट हैं, 1 2 3 4। देखो यार क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट आप आसानी से अटेम्प्ट ले सकते हैं, क्योंकि स्केलर इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर हम लोग काम कर चुके हैं एग्जाम्पलर में। इसका आंसर 0 आएगा। ये मैंने आपको बताया भी था, वीडियो को अच्छे से वॉच करना, वहां पर मैंने आपको सिखाया था कि द वैल्यू ऑफ एनी स्क्यूसिमेट्रिक द डिटर्मिनेंट ऑफ the value of the determinant of any skew-symmetric matrix is always 0 of odd order is always 0। क्या कहा? the value of the determinant of any skew-symmetric matrix of odd order is always 0। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, नोट कर लेना। क्या कहा? the value of the determinant of skew-symmetric matrix of odd order। यहाँ पर अंडरलाइन वाली बात क्या है? odd order is always 0। ये अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन नहीं बताने जा रहा हूँ, मैं बताने जा रहा हूँ 5th का पार्ट सेकंड। कौन सा बच्चा? क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड पार्ट। क्या बात कही जा रही है क्वेश्चन नंबर 5th के पार्ट 2 में? क्वेश्चन नंबर 5th के पार्ट 2 में क्या बात कही जा रही है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है 3 - 4 5। क्या कहा जा रहा है? 3 - 4 5। आफ्टर देन 1 1 - 2 1 1 - 2 एंड लास्ट रो 2 3 1 2 3 1। ये बच्चा आपके सामने एक डिटर्मिनेंट रहा, इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ से देखो 3 आ जाता है, 1 - 2 3 1। यहाँ से बच्चा क्या आया? -4।
यहाँ से आपको देखने को मिलता है 1 देन -2 देन 2 देन 1। यहाँ से बच्चा अभी आपको क्या देखने को मिलता है प्लस का 5 1 1 2 3। कुल मिलाकर के अभी हम यहाँ से कुछ नोटिस कर रहे हैं। क्या नोट करने को हमें मिल रहा है कि प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। अभी इसके पहले एक टेबल मैंने बनाई हुई थी। डिटरमिनेंट को इसी प्रोसेस से एक्सपेंड करते हैं। जिस नंबर को लेते हैं उसका राइट लेफ्ट अप डाउन सब कैंसिल हो जाता है। जिन लोगों को नहीं समझ आया है उन लोगों को फिर से एक बार समझने की कोशिश करेंगे और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 1 1 -2 एंड 2 3 1। देखो ये एक ग्रीन से यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया है। इसी से मैट्रिक्स को अब मैं यहाँ पर ब्लू से मेंशन कर रहा हूँ 1 1 -2 एंड 2 3 1। ठीक है, और इसी मैट्रिक्स को इस बार रेड से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। देन 3 -4 5 1 1 -2 और आपको देखने को मिलता है 2 3 1। बच्चा जब हम बात करते हैं इस नंबर 3 की, अब देखो ब्लैक से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जब बात करते हैं इस नंबर 3 की तो जिस नंबर को लेंगे उसका राइट लेफ्ट अप डाउन सब कैंसिल हो जाता है। जो बच रहा है वही सब डिटरमिनेंट में ट्रांसफर होगा। मेरी बात समझ पाए? देखो 1 -2 3 1 ये बच रहा था। किस नंबर को लिया था? 3 को लिया था। सर एक बार फिर से बता दीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए। अब किसी एक के अलॉन्ग ये एक्सपेंड करोगे, जैसे या तो रो के अलॉन्ग या फिर कॉलम के अलॉन्ग। अभी आज की क्लास में हम लोग R1 के अलॉन्ग सीख रहे हैं, तो इस बार हर बार मतलब R1 को ही सेलेक्ट करेंगे। R1 का एक एलिमेंट ले चुके हैं तो दूसरा एलिमेंट क्या आएगा? -4। जिस नंबर को लेते हैं उसका राइट लेफ्ट अप डाउन सब कैंसिल हो जाता है। जो बच जाता है उसको यहाँ मेंशन कर देते हैं 1 -2 1 1 -2 2 1। पहला पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है। तीसरा ब्लॉक फिर देखते हैं, जिस नंबर को लेते हैं 5 को लिया तो 5 का राइट लेफ्ट अप डाउन सब कैंसिल हो जाता है। जो बच जाता है वो आपके सामने है। मैं उम्मीद करता हूँ कितना आपके लिए सफिशिएंट था। अगर उसके बाद भी नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो को पॉज करोगे, वापस से बैक जाओगे, एक बार फिर से रिपीट करोगे, समझ में आने लगेगा। सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका बताया जाता है एक बार फिर से यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। ABCD, तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका था AD - BC। इन दो का मल्टीप्लाई, इन दो का मल्टीप्लाई। चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं। इसका इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, देन 1 × 1 माइनस, अब ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देते हैं। माइनस माइनस बच्चा प्लस हो जाता है, 1 माइनस, यहाँ से 2 मिलता है, यहाँ से -2 मिल जाता है, प्लस का 5, यहाँ से 3 मिलता है और यहाँ से -2 मिल जाता है। थोड़ा सा और बेहतर तरह से 1 × 1 तो बच्चा 1 हो जाता है, 3 × 2 = 6 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। जबकि यहाँ से 4 2 × 2 = 4 हो जाता है और यहाँ से आपको मिलता है 5, देन वी गेट दी 1। यहाँ से बच्चा 4 1 7 3 = 21 प्लस 4 1 5 4 = 20 और प्लस 5, यहाँ से कितना देखने को मिलता है 46। ये बच्चा आपका रहा फाइनल आंसर। क्या सच में ये बहुत टफ है? नहीं बच्चा, बिल्कुल टफ नहीं है। अभी तो चीजें आसानी से समझ आ रही होंगी, चीजों को आप आसानी से कैच कर पा रहे होंगे। हालांकि हमारी मंजिल जो है वो कुछ और ही है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप आसानी से आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी 4 पार्ट थे, वो भी आप आसानी से अटेम्प्ट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ रुक कर रहे हैं, कुछ मुझे रफ करना होगा। हालांकि ये सब आपने नोट कर लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो बच्चा इसी सीरीज में हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में किस तरह से हम अंतर कर सकते हैं। देखो 7th का पार्ट सेकेंड क्या बात कही जा रही है? 2 2 4 5 है, 2 2 4 5। देखो मेरी बुक में सही से प्रिंट नहीं है तो फिर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 5 ही होगा। ठीक है, अगर आंसर नहीं टैली हो तो फिर जो आपके बुक में है वो ले लेना, मुझे 5 ही लग रहा है, ऑलमोस्ट 5 ही है। x3 आफ्टर देन 2x5। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मैट्रिक्स में मिले होंगे, मैं याद दिला देता हूं, सभी को याद आसानी से आ जाएगा। लेट अस कंसीडर 1 2xy इक्वल 1 2 देन 4 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y? मैंने कहा था मैट्रिक्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मैट्रिक्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं मतलब समझ रहे हैं, मतलब उसे केवल सिंप्लीफाई कराना है। उससे बच्चे क्या कराना है? केवल सिंप्लीफाई कराना है। मैट्रिक्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं मतलब उसे केवल और केवल कंपेयर करा सकते हैं। तो बच्चे यहाँ से देखो कंपेयर कराने के लिए सेम ऑर्डर होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कराते हैं, मतलब x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 5। ठीक है, डिटरमिनेंट के अंदर ऐसा नहीं होगा। डिटरमिनेंट के अंदर बच्चा क्या होता है जरा समझने की कोशिश करते हैं। डिटरमिनेंट को हम हल करते हैं, डिटरमिनेंट को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, इसलिए यहाँ पर कंपैरिजन नहीं होगा, कंपेयर आप नहीं कराओगे। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ये इसको सॉल्व करोगे तो 2 × 5 - 4 × 2 इक्वल, यहाँ से बच्चा आपको देखने को मिलेगा 5 × x - 3 × 2x। यहाँ से बच्चे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं,
देन वी गेट दी 10 माइनस 8 इक्वल्स टू 5x माइनस 6x। कुल मिलाकर के यहाँ से देखने को मिलता है माइनस एक्स, देन एक्स की वैल्यू क्या मिल जाती है -2। दिस इज द फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीजें भी आपको बेहतर तरह से समझ आ रही होंगी। थोड़ा सा और इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं तो हमें क्वेश्चन नंबर 8 देखने को मिल जाता है। हालांकि क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मैं बताने वाला नहीं हूँ, आप इसको खुद से ही सिंप्लीफाई करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 आपकी देखो अच्छा यहाँ से कंप्लीट हो जाती है और इसी के साथ में अब हम लोग रुक कर रहे हैं 4.2 की तरफ। देखिए रिलेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग 4.2 आपके सिलेबस में नहीं रहा है, इसलिए आप इसको अटेम्प्ट नहीं लोगे, मगर फिर भी मैं ये पढ़ाऊंगा, क्योंकि चक्कर ये है कि बच्चे इसको अगर अभी आप नहीं सीखेंगे तो फिर यहाँ से क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछे जाते हैं। आप सभी लोगों का फ्यूचर थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए और अगर आप कहीं सिलेक्शन चाहते हैं तो निश्चित तौर पर फिर ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। तो कुल मिला करके गवर्नमेंट की कुछ इस तरीके से कृपा दृष्टि बनी हुई है कि अभी आपको ये सब चीज़ें नहीं पढ़ना है। फिलहाल अभी हम लोग बढ़ रहे हैं एप्लीकेशन की तरफ। किसकी तरफ बच्चा बढ़ रहे हैं? एप्लीकेशन की तरफ। एक्सरसाइज 4.3 की तरफ बढ़ रहे हैं। किसकी तरफ बढ़ रहे हैं बच्चा? एक्सरसाइज 4.3 की तरफ बढ़ रहे हैं। देखते हैं कि 4.3 में हमारे लिए क्या है, हम यहाँ पर क्या नया सीख सकते हैं और क्या यहाँ पर हम नया कर सकते हैं। चलिए बच्चा समझने की जरा कोशिश करेंगे। एप्लीकेशन देखो, चीज़ें मैथमेटिक्स में बनती हैं और बनने के साथ साथ मैं हमेशा ही आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि कैलकुलेशन कम रखना, चीज़ों को एक इजी वे में एक्सप्रेस करना, ये भी क्या है? मैथ्स का एक टेक्निक है। ये टेक्निक आपको आना चाहिए। ये कहीं कोचिंग से आप नहीं सीख पाएंगे, किसी स्कूल से आप नहीं सीख पाएंगे, ये खुद से ही। बात समझे या नहीं समझे? अब अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, मैंने पूछा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1, y1 एंड x2, y2। मैं जानना चाहता हूं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब अच्छा, जब हम इसकी बात करते हैं शायद ही कुछ लोग हो जिनको याद हो, बड़ा फॉर्मूला था, भूल गए, कोई बात नहीं। अब देखो मैथ्स क्या है, हालांकि मैं लिख देता हूं y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड देन x माइनस x1, ये है। लेकिन शायद ही कुछ लोगों को याद हो। मैथ्स ने इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझा, मैथ ने समझा कि ये फॉर्मूला कितना टफ है, इसलिए मैथ ने क्या किया कि इसको एक इजी वे में एक्सप्रेस करने की कोशिश की। अब आइए, यही है हमारा एप्लीकेशन। जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं उनको हम किस हद तक कितना इजी वे में ला सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ से पूछूं एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज 3 वर्टिसेस आर गिवन, तो शायद ही कुछ लोगों को याद हो, शायद ही कुछ लोग बता पाए। ट्रिक व्रिक भी सब लोगों को बताई जाती है, 12, 21, 23, 32, लेकिन उससे भी सब कंफ्यूज ही हो जाते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं बच्चे। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला यहां से यहीं से केस उठाते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्या कहा? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हुज 2 एंड पॉइंट्स आर गिवन। पहला वाला जो है उसको हमने नाम दिया x1, y1, जबकि दूसरा वाला जो है इसको हमने नाम दिया x2, y2। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन ऑफ straight line passes through a x1, y1 and b x2, y2, ठीक है। क्योंकि हम डिटर्मिनेंट के एप्लीकेशन सीख रहे हैं, फॉर्मूला हमें याद करना थोड़ा सा टफ था, शायद इसीलिए क्लास 11th में आप स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा कम ही सीख पाते हैं, मगर डिटर्मिनेंट की मदद से देखिए। x, y1, क्या कहा? x, y1, एक हमको पॉइंट दिया गया है x1, y1 कॉपी कर देंगे, एक हमको दिया गया है x2, y2 कॉपी कर देंगे, वन अपनी तरफ से लगाएंगे, इस तरह से 2 वर्टिकल लाइंस खींचेंगे, इक्वल 0 कर देंगे। ये आपके लिए फॉर्मूला बच्चा बन करके तैयार है, ये फॉर्मूला बन करके तैयार है। चलिए देखते हैं कि किस तरह से इस पर बेस्ट क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पार्ट हैं, कोई भी एक पार्ट आप डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं 4th का पार्ट 1। क्या कहा? 4th का पार्ट 1। चलिए बच्चा समझने की कोशिश करते हैं कि 4th के पार्ट 1 में क्या है। कहा जा रहा है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जनरेट करना है। एक पॉइंट आपको दिया गया है 1,2, दूसरा पॉइंट फिर आपको दे दिया गया है 3,6। अच्छा, अभी हमें क्या करना है? आप जानते हैं फॉर्मूला हमारे पास है, एक्स वाई का तो कुछ कर नहीं सकते हैं, 1 का भी कुछ कर धर नहीं सकते हैं, जो बच गया उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये x1 y1, ये x2 y2, यहाँ से 1 2 और फिर साथ में 3 6। बच्चा अब हमें क्या करना है बच्चा? इसको यार केवल सिंप्लीफाई कर देना है। बोलो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? अभी अभी सिखा कर क्या है कि जिस नंबर को लेते हैं उसका राइट लेफ्ट अप डाउन सब कैंसिल, जो बच गया वो लिख दिया। सर एक बार फिर से बता दीजिए। देखो यार, y को लिया तो जिस नंबर को लिया उसका राइट लेफ्ट अप डाउन सब कैंसिल हो जाएगा, जो बच गया उसको यहाँ पर क्या कर देते हैं? कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यानी यहाँ पर था x y 1, यहाँ पर था
2, यहाँ पर था 6। एक बार फिर से सर बता दीजिए, एक बार फिर से सीख लीजिए। यहाँ से देखो 1 आ जाता है, ये राइट लेफ्ट अप डाउन सब कैंसिल हो जाता है। यहाँ से भी आपको क्या देखने को मिलता है 1 2 3 6। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? आइए फिर आगे समझने की कोशिश करते हैं इसी सीरीज में। x यहाँ से आपको देखने को मिलेगा बच्चा, ये पूरी बॉडी इक्वल 0 के चल रही है। किसके चल रही है? इक्वल 0 के चल रही है। यहाँ से 2 - 6, माइनस का y हमने ले लिया, यहाँ से 1 - 3 प्लस का 1 हमने ले लिया, तो आपको देखने को मिलेगा 6 - 6 = 0। थोड़ा और बेहतर तरह से -4x माइनस प्लस 2y इक्वल 0। तो कुल मिलाकर के y = 2x। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है? y = 2x। हालांकि हम चाहें तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, अगर हमारा आंसर ये सही होगा तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। एक्स वाई ये बात तो सही है, यहाँ पर रख देते हैं, देन 6 सही है, मतलब y = 2x इज द करेक्ट आंसर। फिलहाल इसी सीरीज में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी आपको आसानी समझ आ गया कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी आसानी से हम लोग सीख लिया, और अब मुझे नहीं लगता है कि आप भूल भी जाएंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। चलिए बच्चा थोड़ा सा और आगे समझने की कोशिश करते हैं। इसी सीरीज में देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या कहा? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये रहा पॉइंट ए, ये रहा बी, ये रहा सी। ये है x1, y1, ये है x2, y2, ये है x3, y3। ये देखो 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं। एरिया मतलब हमें ठीक समझ गए? गुड। आगे समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC whose vertices are A क्या है? x1, y1, B क्या है? x2, y2 एंड C क्या है? x3, y3। हमारे पास 3 वर्टिसेस अब हमें गिवन कर दिए गए हैं और अब हमसे एरिया पूछ रहा है। बिल्कुल आसान सा है, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। एकदम आसान है। यहाँ पर क्या होता है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में x y 1 होता है, जबकि यहाँ से क्या x1 y1 1। आपको 3 वर्टिसेस दिए होंगे, यहाँ से उचाड़ो ला करके यहाँ चिपका दो। यहाँ से इस लेवलिंग को यहाँ पर कर दिया और इसकी लेवलिंग यहाँ पर कर दिया, कुल मिलाकर के एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया है। हाँ बच्चा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 पार्ट दिए गए, कोई भी एक पार्ट डिस्कस किया जा सकता है। चलिए पार्ट 2 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 क्या बात कही जा रही है समझने की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है 2 7, कहा जा रहा है, हाँ A है 2 7, B आपको देखने को मिल रहा है 1 1 1 1 एंड C देखने को मिल रहा है 0,8। ठीक है, ओहो 10,8। क्या कहा बच्चा? 10,8। क्या कहा बच्चा? 10,8। चलो बच्चा समझने की कोशिश करते हैं। हमको एरिया निकालना है। क्या निकालना है बच्चा? एरिया निकालना है। ठीक है, अब एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास डिटर्मिनेंट है। आप वो प्रोसेस नहीं इस्तेमाल करेंगे जो आपने 10th में सीखा या 11th में सीखा, उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। आप सिंपली इस डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करेंगे। हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सीख रहे हैं, एग्जाम में भी आप उसका इस्तेमाल नहीं करके आएंगे, आपको यही करना है। डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं 1/2, फर्स्ट 2 7, सेकेंड 1 1 एंड थर्ड 10 8। 1 1 1 अपनी तरफ से दे देते हैं। चलिए बच्चा समझने की कोशिश करते हैं। 1/2 यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 2। जब 2 लिया तो आप जानते हैं जिस नंबर को लेते हैं उसका राइट लेफ्ट अप डाउन सब कैंसिल हो जाता है, जो बच जाता है उसको यहाँ कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर क्या मेंशन था? यहाँ पर मेंशन था 7 1, यहाँ से 2, यहाँ से 1 और यहाँ से 10। चलिए बच्चा फिर आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो माइनस का 7। अब बच्चा जब 7 लिया तो 7 का राइट लेफ्ट अप डाउन देखो सब कैंसिल हो जाएगा। जब सब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आपको ये देखने को मिल जाता है। यहाँ से बच्चा फिर से पूरे पॉइंट्स को फिल कर देते हैं। देन वी गेट दी 10 8 1 1 2 7 1 अपनी तरफ से। बच्चा थर्ड पॉइंट को अगर हम डिस्कस करना चाहे तो थर्ड पॉइंट को किस तरह से डिस्कस कर पाएंगे? 1 की रिक्वायरमेंट है, यानी ये नंबर लेंगे, जिस नंबर को लेते हैं उसका राइट लेफ्ट अप डाउन सब कैंसिल हो जाता है। 1 1 10 और 8। ठीक है, अब क्या है कि इसके पहले 3 डिटर्मिनेंट आपको बना करके फिर कट करके दिखा रहे थे। अब क्योंकि मेरे पास तो व्हाइट बोर्ड है तो मेरे लिए सुविधा है भैया रफ करना और फिर लिख देना। आप अपनी फेयर कॉपी पर ये काम नहीं कर पाएंगे, ना ही रफ कॉपी पर कर पाएंगे, इसलिए आप उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। हालांकि थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद में चीजें एकदम आसान हो जाएंगी और आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। 1/2 बच्चा इसका मल्टीप्लाई इससे कराया, देन 1 - 8। क्या कहा? 1 - 8 मतलब -7। यहाँ से बच्चा -7 आता है, यहाँ से 1 - 10 मतलब -9 मिल जाता है।
प्लस यहाँ से क्या मिलता है 1, देन 8 माइनस 10 मीन्स -2 मिल जाता है। मिलता है या नहीं मिलता है? चलिए थोड़ा और बेहतर तरह से इधर देखेंगे बच्चा, इसके बाद जरा इधर देखेंगे और फिर देखते हैं कि क्या मिल रहा है। 1/2 -14 प्लस 63 एंड -2। बच्चा दोनों को ऐड कर दिया तो हमको क्या देखने को मिलता है? 16। 63 में से 16 को माइनस कर देते हैं, देन 7 5 1 देन वी गेट द 4 13। ठीक है, बिल्कुल सही है बच्चा। तो यहाँ से बच्चा हमको क्या देखने को मिलता है? 47। ओवरऑल हमारे पास आता है 47/2 स्क्वायर यूनिट। ये रहा आपका फाइनल आंसर। अब देखो दो केसेस राइज हो सकते हैं। एक तो ये कि सर क्या होगा अगर वैल्यू डिटरमिनेंट मीन्स इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। आप जानते हैं एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अब एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड देयरफॉर वी कैन इजीली नेग्लेक्ट द नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन को आपको कंसीडर ही नहीं करना क्योंकि एरिया नेगेटिव होता ही नहीं है। तो यहाँ से एक केस ये बनता है और दूसरा केस ये बनता है कि क्या हम यहाँ पर कुछ बुक्स में आप देखेंगे तो वो ब्रैकेट के बाहर भी एक मॉड लगा करके चलते हैं, वो भी सही है। अब ये एक वर्टिकल लाइन किसके लिए इस्तेमाल होती है? डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रही होगी, और एक जो दूसरी वर्टिकल लाइन होगी वो किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी? मॉडुलस को रिप्रेजेंट कर रही होगी। हालांकि सारी बुक्स को मैंने कवर कर लिया है। फिलहाल आप इस प्रोसेस को याद रखेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। थोड़ा इसी सीरीज में और आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग सीख चुके हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, साथ ही साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। चलो बच्चा इसको यहाँ से रफ करते हैं क्योंकि अभी इसी में ज़रूरत पड़ेगी बगल वाले आर्टिकल की। इसी में बच्चा अगर कहा जाए कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्या बात कह दी गई? 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या बात कह दी गई? 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब समझ रहे हो? मतलब ये जो पॉइंट है ये यहाँ से उठ करके कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। अब जबकि ये पॉइंट है यहाँ से उठ करके यहाँ पर आएगा, इस लाइन बीसी पर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स कहाँ पर आ जाएंगे बच्चा? एक ही लाइन पर आ जाएंगे। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर मतलब अ लाइन मीन्स टुगेदर विद अ लाइन, मीन्स ये वाला पॉइंट बी था, ये ए था, ये सी था। अब आप जानते हैं कि लाइन का एरिया क्या होता है? 0 होता है। ये बात सही है। कोई दो बॉडीज का एरिया 0 होता है। आप मुझे बताएंगे वो दो स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं जिनका एरिया क्या होता है? 0 होता है। ये होगा आपके लिए होमवर्क। ठीक है, एक तो मैंने आपको बता दिया है स्ट्रेट लाइन, लाइन का एरिया हमेशा क्या होता है? 0 होता है। एक इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर है जिसका एरिया 0 होता है। आप मुझे बताएंगे कि वो क्या है जिसका एरिया 0 होता है। बाकी एरिया तो अभी आप समझते ही हैं। कोई भी बॉडी जो कुछ हिस्से को कवर कर लेती है उसी को, जैसे ये फोन मैंने अपने यहाँ पर रखा, पाम पर रखा हुआ है, तो अभी देखो ये कुछ हिस्सा कवर कर रहा है। वो जो शेडेड पार्ट है, जो अभी हमें इस फोन के नीचे का जो हिस्सा है जो दिख नहीं रहा है, वही एक्चुअली क्या है? एरिया है। एरिया मतलब लेंथ और ब्रेथ में कितना हिस्सा कवर किया जा रहा है। ठीक है, हालांकि लोअर क्लासेस में ये सब मैम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, तो मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज यहाँ से क्लियर करने की कोशिश करेंगे, कोलिनियर, कंडीशन फॉर कोलिनियर। क्या कहा? कंडीशन फॉर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब अभी आपको समझ आ गया कि एक लाइन बन चुकी है, अगर एक लाइन बन चुकी है तो एरिया क्या होगा? 0 होगा। तो कोलिनियर में डेल्टा बच्चा क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। अब डेल्टा की वैल्यू क्या थी? वो थी 1/2 x1 y1 1 देन x2 y2 1 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये 0 के इक्वल। आप जानते हैं कि 0 से जो टकराएगा 0 में बदल जाएगा, तो ये वाली क्वांटिटी भी खत्म हो गई। कुल मिलाकर के डिटरमिनेंट किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। दो टाइप के क्वेश्चन राइज होंगे। एक क्वेश्चन में आपसे वेरीफाई करवाएगा ये कोलिनियर है या नहीं है, जबकि दूसरे क्वेश्चन में आपसे कोई एक वैल्यू जनरेट करवा रहा होगा और गिवन कर देगा कि ये कोलिनियर हैं। जब वो गिवन करेगा ये कोलिनियर हैं, तो आप ये पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज अडॉप्ट करेंगे, और जब वो तुमसे वेरीफाई करवाएगा कोलिनियर है या नहीं है, तो वेरिफिकेशन में एलएचएस वाला हिस्सा लिया जाएगा, आरएचएस 0 आना चाहिए। क्या मेरी बात समझ पाए? सर नहीं समझ पाए, थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ा और समझ लीजिए। अगर कहे वेरिफिकेशन के लिए, क्या कहा? वेरिफिकेशन के लिए, किसके लिए? कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है, तो वेरिफिकेशन के केस में डेल्टा 0 आना चाहिए। जबकि अगर वो कह दे कि गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो डेल्टा इक्वल्स टू 0 ये तुम पूरा इसी पैटर्न पर अडॉप्ट करोगे, ये पूरा हिस्सा अडॉप्ट करोगे। चलो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकंड पहले ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पहले ले लेते हैं। सेकंड बच्चा आप खुद करोगे, ठीक है, आपको सिंपली एक्सपेंड कर देना, हालांकि मुझे साफ साफ दिख रहा है वो 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो कहा जा रहा है, कहा नहीं, क्वेश्चन नंबर थर्ड तो नहीं है यार,
कोलिनियर का इसमें एक ही केस दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। रिफ्रेशर कोई भी उठा लेना या एग्जाम्पलर उठाना। एग्जाम्पलर में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, जिस पर ये अभी 2 आर्टिकल में डिस्कस करने की कोशिश कर रहा था, रेड से और ग्रीन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का एक हिस्सा ले लेते हैं। 3 का पार्ट 1 ले लिया। बोल रहा है कि के का वैल्यू क्या होगा जिसके लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 स्क्वायर यूनिट होगा। तो आपको 3 वर्टिसेस दे दिए गए हैं। वर्टेक्स ए क्या है, k, 0। वर्टेक्स बी आप देख पा रहे हैं क्या है, 4, 0। और साथ में वर्टेक्स सी क्या है, 0, 2। वर्टेक्स सी बच्चा क्या है, 0, 2। हाँ ठीक है, ये 3 चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। अभी बच्चा हमें क्या करना है, अभी हमें सिंपली क्या करना है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। क्या करना है बच्चा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल जनरेट करना है। एरिया डेल्टा की वैल्यू उसने दे दी है 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। के की वैल्यू जनरेट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं जनरेट करना है, के की वैल्यू जनरेट करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल वो ऑलरेडी आपको गिवन कर रहा है। चलो बच्चा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से लिख देते हैं बहुत सुंदर सा, वी नो, क्या जानते हैं, डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। क्या ये बात सभी लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं? गुड, बहुत बढ़िया। डेल्टा की वैल्यू उसने 4 गिवन कर रखी है, 1/2। यहाँ से बच्चे आगे समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, k 0 1, आफ्टर देन 4 0 1, आफ्टर देन 0 2 1। बच्चा इसको क्या करना है, सिंपली एक्सपेंड कर देना है। यहाँ से 4 2 जा बच्चा कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। यहाँ से अब हमें देखने को मिलता है k, जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 0 1 2 1, फिर -0 मिल जाता है, 0 मिलता है, देन 4 1 0 1, और फिर बच्चा यहाँ से प्लस का 1 मिल जाता है, तो देखने को मिलता है 4 0 0 2। क्या मेरी बात समझ पाए, क्या मेरी बात बेहतर तरह से समझ पाए? आइए इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अब हम इसमें आगे क्या सीख सकते हैं और क्या कर सकते हैं। हाँ बच्चा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 8 इक्वल्स टू k, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 0 -2 माइनस, आप जानते हैं 0 से जो टकराएगा 0 बदल जाएगा, पूरी क्वांटिटी 0 में कन्वर्ट हो चुकी है, +1, देन वी गेट दी 8 -0। क्या कहा, 8 -0, देन 8 इक्वल्स टू, यहाँ से तुमको क्या देखने को मिलता है, -2k और प्लस का 8। क्या कहा, -2k और प्लस का 8। क्या कहा, -2k और प्लस का 8। देखते हैं कि क्या कर सकते हैं और क्या सीख सकते हैं। के की एक चीज याद रखना, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। इस सिचुएशन में यहाँ पर जब आप 8 को रखोगे तो 8 से 8 को कैंसिल नहीं कर देना, ठीक है। यहाँ से 8 की 2 वैल्यूज अडॉप्ट की जाएंगी। क्या क्या, एक तो एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो या तो ये प्लस का होगा 8 या फिर माइनस का 8 होगा, ठीक है। मेरी बात बच्चा समझने की कोशिश करना। एक्चुअली उसने कहा डेल्टा इक्वल्स टू 4, तो डेल्टा इक्वल्स टू 4 के 2 केसेस हैं, या तो डेल्टा पॉजिटिव रहा होगा या फिर डेल्टा निगेटिव रहा होगा, क्योंकि एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जबकि यहाँ से 2 केसेस बनते हैं, जबकि यहाँ से 2 केसेस बनते हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, इसी जगह से इसको भी रफ कर देते हैं। यहाँ से बच्चे समझने की कोशिश करते हैं। इफ डेल्टा इक्वल्स टू 4 मतलब पॉजिटिव, इस सिचुएशन में आपको देखने को मिलेगा 8 इक्वल्स टू -2k प्लस 8 से 8 इस बार कैंसिल हो जाता है, 2k इक्वल्स टू 0, देन k इक्वल्स टू 0। और इफ ये केस 1 बनेगा और ये केस सेकंड बनेगा। अब केस सेकंड में क्या होगा, डेल्टा इक्वल्स टू -4 का मतलब हमने निगेटिव वैल्यू ले ली है। इस सिचुएशन में -8 इक्वल्स टू -2k प्लस 8, मतलब क्या बनता है, 2k इक्वल्स टू 16, देन k इक्वल्स टू 8। क्या कहा, k इक्वल्स टू 8। क्या मेरी बात समझ पाए, क्या मेरी बात बेहतर तरह से समझ पाए? तो एक वैल्यू ये मिल जाती है। अभी इसके पहले मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहाँ पर डबल मॉडुलस आपको देखने को मिलते हैं। इस क्वेश्चन को डबल मॉडुलस से लगा लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ से देखो, ये यहाँ से इस तरह से वर्टिकल लाइन्स, ये वर्टिकल लाइन्स, ये अब जैसे ही मॉडुलस हटेगा, क्या कहा, जैसे ही मॉडुलस हटेगा वैसे ही एक स्टेप आपको और देखने को मिलेगा, +-8 इक्वल्स टू -2k प्लस 8, ठीक है। आप जानते हैं x इक्वल्स टू मॉड ऑफ x इक्वल्स टू 2 है, तो x की 2 वैल्यूज हो सकती हैं, या तो +2 या -2। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरह से समझ आ गया है। यहाँ के जितने भी क्वेश्चन है आप आसानी से अटेम्प्ट ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.3 में कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग
माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की तरफ रुक करेंगे और जल्दी डिटर्मिनेंट को क्लोज कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।